तो वो कह रहे हैं कि ऊपर कहे अनुसार, यानी ये जो ऊपर 9 बिंदु कहे हैं उनके अनुसार संपूर्ण मानव में सुखी होने की अपेक्षाएं समान रूप से देखने को मिलता है। वो कह रहे हैं कि यदि ये 9 बिंदु के विकल्प को अपनाते हैं तो समान रूप से सुखी होने की संभावना दिखती है। अभी जो सुखी होने की अपेक्षाएं हैं वो समान रूप से नहीं है ना। उसी को बाबा जी कह रहे हैं कि वही दूसरी भाषा में उसको कह रहे हैं कि सर्वशुभ है, यही सर्वशुभ है, और उसका जो स्वरूप है वो समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व है। फिर कह रहे हैं कि ऐसा जो सर्व शुभ स्वरूप ही मानव मात्र की अपेक्षा होना और उसका स्वरूप सह अस्तित्व विधि से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में परिलक्षित प्रमाणित होना पाया जाता है। पर फिर परिलक्षित होने को समझा रहे हैं। परिलक्षित होने का तात्पर्य है परिपूर्णतया लक्ष्य संपन्न होने से। परिपूर्णतया का मतलब है कि परिवार से लेके विश्व परिवार तक, है ना, सब जगह लक्ष्य संपन्न हो जाना, अथवा परिपूर्णता लक्ष्य को जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने से। दूसरे क्रम में परिपूर्णतया का मतलब है परीक्षण पूर्वक स्वीकार किए गए लक्ष्य अथवा सार्वभौम लक्ष्य है। सार्वभौमता का मतलब है संपूर्ण मानव में आवश्यकी, वांछी और अनिवार्यता एवं प्रमाण सहज लक्ष्य से है। मानव परंपरा में ऊपर कहे 9 बिंदुओं से सार्वभौम शुभ लक्ष्य के रूप में स्वीकृत होना सहज है। इसके साथ यह भी संभावना समीचीन रूप में देखने को मिला है कि ऊपर कहे गए 9 बिंदुओं में स्पष्ट किया है कि अवधारणा का धारक वाहक मानव ही है। तो मानव में ही ये हो सकता है, जीव संसार में नहीं हो सकता। ऐसे मानव सहज धारक वाहकता सर्व सुख के अर्थ में संपूर्ण ताना बाना का आधार प्रत्येक मानव ही जीवन सहज रूप में दृष्टा होना देखा गया। दृष्टा पद का वैभव को जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में देखा गया। यह केवल मानव में ही प्रमाणित होता है। जीवन ज्ञान, अस्तित्व, दर्शन ज्ञान। तो अभी तक जो बात की गई कि ये जो 9 बिंदु हैं, यही इनके अनुसार जीने से सर्वशुभ है। सर्वशुभ जो है वो उसका जो स्वरूप है वो समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व है, यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य की परिपूर्णता अखंड समाज सार्वभौम में सार्वभौम व्यवस्था तक स्थापित हो जाना, इसी को कह रहे हैं कि परिलक्षित हो जाना है। फिर ये कह रहे हैं कि मानव में ही ये प्रमाणित होता है क्योंकि मानव ही इनका धारक वाहक है। इसके बाद ये कहा कि मानव ही दृष्टा है। तो दृष्टा पद का वैभव यानी जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में देखा जाता है। इसके बाद कह रहे हैं कि जीवन ज्ञान, अस्तित्व, दर्शन ज्ञान के अनंतर प्रत्येक मानव में जीवन दृष्टा होने का सत्यापन सहित स्वीकृति सहित जीवन तृप्ति अर्थात जीवन जागृति पूर्णता उसी के प्रकाश में अर्थात जीवन जागृति के प्रकाश में दूसरे विधि से जीवन तृप्ति के प्रकाश में संपूर्ण कार्य व्यवहार को निश्चित करने, निर्वाह करने, आचरण करने के स्वरूप को अपने आप में समझ में आता है। तो ये कहा कि जो जीवन ज्ञान है और जो अस्तित्व ज्ञान है, इसके अनंतर जो है जीवन दृष्टा होने का सत्यापन होता है, और जीवन दृष्टा होने के सत्यापन के साथ जीवन जागृति पूर्णता उसके प्रकाश में यानी जागृति के प्रकाश में संपूर्ण कार्य व्यवहार का निश्चयन होता है। उसी को मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं। तो जीवन ज्ञान, अस्तित्व, दर्शन ज्ञान से जीवन पथ का दृष्टा मानव जो है जीवन पथ का दृष्टा होता है, और जीवन तृप्ति के आधार पे जो संपूर्ण कार्य व्यवहार का निश्चयन होता है, इसी को अपन मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं। यह सब आवश्यकता के रूप में स्वीकृत होता है। फलस्वरूप प्रमाणित होना सहज हो जाता है। इस विधि से ही जीवन तृप्ति और सर्वसुख कार्यक्रम और इसमें सहज संगीत होना देखा गया है। जीवन तृप्ति का मूल रूप परम जागृति ही है, और जागृति का प्रमाण अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में पारंगत प्रमाणित होना है। जागृति का स्वरूप, जागृति का प्रमाण अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में पारंगत और प्रमाणित होना ही है। इस प्रमाण विधि में विचार सहित कार्यक्रम प्रस्तावित होना देखा गया है। तो ये जो 9 बिंदु हैं वो कार्यक्रम की बात है इसमें मूल रूप से। यही
मानव को निश्चित दिशा संकेत करने, लक्ष्य सहज विधियों को निश्चित करने का विचार और कार्यकलाप है। ऐसे कार्यकलाप ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी सहित सर्वतोमुखी समाधान, समृद्धि, अभय अर्थात वर्तमान में विश्वास और सह अस्तित्व को अनुभव करने और प्रमाणित करने का नित्य जागृत कार्य है। यह सर्व मानव स्वीकृत है और अपेक्षा तो है ही, है ना। फिर आगे कहा कि जागृति का मूल कार्यक्रम शिक्षा संस्कार ही है। मानव परंपरा में भ्रमित विधि क्यों ना हो, उसमें शिक्षा संस्कार हर समुदाय में शिक्षा संस्कार संविधान और व्यवस्था का चर्चा स्वरूप निश्चय और स्वीकृति सहित ही समुदाय संविधान और व्यवस्था देखने को मिलता है। बाबा जी कह रहे हैं कि भ्रमित मानव में भी ये सब देखने को मिलता है। शिक्षा संस्कार संविधान व्यवस्था, उसकी चर्चा, उसका स्वरूप, उसके निश्चयन की स्वीकृति सहित सामुदायिक संविधान और व्यवस्था देखने को मिलता है। इसके मूल में शिक्षा संस्कार का होना स्वाभाविक है। मानवीयतापूर्ण परंपरा में भी शिक्षा संस्कार व्यवस्था और संविधान को पहचाना गया। इन चार मुद्दों में से शिक्षा संस्कार ही मानव सह संपूर्णता का होना पाया गया है। मानव सह संपूर्णता का अर्थात मानव अपने बहुआयामी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन, सहज अपेक्षा, आवश्यकता, स्वीकृतियों के रूप में इन 9 बिंदुओं में इंगित कराया है। इसी 9 बिंदुओं में इंगित वस्तु की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा सहित व्यवहार, कर्म, अभ्यास पूर्ण विधि से प्रमाणित होना ही शिक्षा संस्कार संपन्नता और उसकी वाहकता है। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में प्रमाणित होने के उपरांत सहज होना पाया जाता है। इसे शिक्षा और शिक्षण संस्था पूर्वक ही संपूर्ण मानव में लोकव्यापीकरण करना परम आवश्यक है। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं की बात है। शिक्षण संस्थाएं प्रचलित रूप में अनेकानेक भाषा, देश, विधियों से स्थापित हैं। इसके बहुसंख्या रूप में मानव अध्ययन किया हुआ है, अर्थात शिक्षा संस्कार पाया हुआ है। प्रचलित शिक्षा संस्कार से क्या फल परिणाम निष्पन्न हुआ है, यह समीक्षित हो चुका है। जो मानव जाति में जो मानव मानस में सर्वाधिक भाग नकारात्मक सूची के रूप में दिखाई पड़ता है, इसका भी नीरछीर अर्थात न्याय अर्थात स्पष्ट रेखाकरण इस प्रकार किया है कि सामान्याकांक्षा, महत्वाकांक्षा में सार्थक तकनीकी मानव सह स्वीकृति के रूप में और सामरिक तंत्र और तकनीकी हिरास विधि नियम रूपी विज्ञान अस्वीकृत है। जैसे विखंडन विधि हिरास की ओर पदों को इंगित करता है। जैसे परमाणु एक व्यवस्था के रूप में है, उसके विखंडन के अनंतर वह एक व्यवस्था के रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। यदि परमाणु को तोड़ दिया जाए तो उसका जो आचरण है वो छिन्न भिन्न हो जाता है ना। तो आचरण का जो पहचान है, आचरण के रूप में जो व्यवस्था का पहचान है, वो परमाणु के विखंडन में पहचानने में नहीं आता। इसके विपरीत अनिश्चित गति से दिखना हो पाता है, क्योंकि निश्चित गति परमाणु में ही दिखाई देता है। परमाणु में एक से अधिक अंशों का होना पाया जाता है। निश्चित गति का तात्पर्य है हर निश्चित संख्यात्मक परमाणु अंशों से गठित परमाणु का आचरण निश्चित होने से है। इनमें कोई दुविधा नहीं रहती है। अतएव परमाणु के विखंडन के उपरांत परमाणु सहज व्यवस्था, अणु के विखंडन के उपरांत अणु सहज व्यवस्था और अणु रचित रचनाओं के विखंडन के उपरांत जो अणु रचित रचनाओं सहज जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विखंडन कार्य का उन्माद से ही व्यवस्था का विखंडन होना सिद्ध हुआ। यानी विखंडन कार्य के रूप में जो उन्माद किया है, उसी के कारण से जो व्यवस्था है उसका विखंडन होना सिद्ध होता है। उन्माद इसलिए कहा, बाबा जी कह रहे हैं उन्माद शब्द इसलिए कहा है कि जागृत मानव किसी व्यवस्था का विखंडन करता नहीं है, इसलिए उन्माद का।
इतना ही नहीं, हर जागृत मानव व्यवस्था का पोषक, संरक्षक, धारक, वाहक होना पाया जाता है। इस परीक्षित तथ्य के आधार पर हर मानव यह निश्चित कर सकता है कि विखंडन विधि और विखंडन कार्य मानव सहज मानवीयता का द्योतक नहीं है। विखंडन कार्य का मतलब है व्यवस्था के विपरीत कार्य। इसी के साथ यह भी आवाज निश्चित रूप से मिलता है कि व्यवस्था में भागीदारी ही मानव तथा मानवीयता का द्योतक है। इस विश्लेषणोपरांत पाए गए फल परिणामों का मूल्यांकन से ही, तो यहाँ कह रहे हैं कि इसी के साथ यह भी आवाज निश्चित रूप से सुनने को मिलता है, यह निश्चित रूप से मिलता है कि व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी ही मानव और मानवीयता का द्योतक है। इसके विश्लेषण के उपरांत पाए गए फल परिणामों का मूल्यांकन से इस निष्कर्ष पे आते हैं कि मानव समाज अपने अखंडता और सार्वभौमता के अर्थ में स्वीकृत है अथवा अपेक्षा बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि इस अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पे आते हैं कि जो मानव समाज है वह अपनी अखंडता और सार्वभौमता के अर्थ में ही स्वीकृत है और अपेक्षा भी बनी हुई है। अतएव इसका जो मूल स्रोत है वो मानवीय शिक्षा संस्कार पक्ष, मानवीयतापूर्ण व्यवस्था और मानवीयतापूर्ण आचरण रूपी सार्वभौम राष्ट्रीय चरित्र, नैतिकता और मूल्यों का अविभाज्य आचरण, सार्वभौम राष्ट्रीय चरित्र, नैतिकता और मूल्यों का अविभाज्य आचरण का स्वरूप और महिमाओं की आवश्यकता सूत्र पर आधारित विधि से अध्ययन करेंगे, क्योंकि अध्ययन से आचरण तक समाजशास्त्र का कीमा यानी संपूर्ण शास्त्र का प्रयोजन और आवश्यकता स्वयं एवं सार्वभौम शुभ के रूप में तृप्ति और उसकी निरंतरता को पाना सहज समीचीन रहता ही है। इसलिए अध्ययन और आचरण सुलभ है। फिर अगले पैराग्राफ में कहा गया, पेज नंबर 78 में, कि पहले 9 बिंदुओं में इंगित किए गए तथ्यों का अध्ययन ही शिक्षा संस्कार का सर्वसाधारण और आवश्यक स्वरूप है। अस्तित्व में सदा सदा ही समाधान और सामरस्यता सह अस्तित्व सहज वर्तमान होने के कारण है, और जो विरोधाभास और विशेष और सामान्य जैसी जो विषमताओं का कोई गवाही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अस्तित्व में सदा सदा समाधान और समरसता है, सामरस्यता सह अस्तित्व सहज वर्तमान होने के रूप में है। तो उसी के विपरीत में ये कह रहे हैं कि और विरोधाभास यानी समाधान के विपरीत जिसको अपन कहें तो वो विरोधाभास या समस्या, और विशेष और सामान्य जिसको अपन सामरस्यता के विपरीत स्थिति बोल रहे हैं, विशेष और सामान्य जैसी विषमताएं कोई गवाही नहीं है। ऐसे विरोधाभास मानव में क्यों आया, कैसे आया, इसके उत्तर में पहले विदित कराया गया है कि मानव विभिन्न जलवायु में इस धरती पे अवतरण होने और विविध भौगोलिक परिस्थितियों में परंपरा को सुदृढ़ बनाने के क्रम में विरोधाभास को धातु युग, राजयुग और आस्था युग और विज्ञान युग में स्वीकारना हुआ या सीमित रहना हुआ। उसी के कारण से समुदाय चेतना आ गई है, क्योंकि स्वयं को शरीर मान के चले तो शरीर के जो भेद हैं उसके आधार पर समुदाय चेतना आ गई। समुदाय चेतना को स्वीकार कर लिया, उसी में जीते रहे। उसके कारण से ये सारा समस्या पैदा हुआ, जो विरोधाभास पैदा हुआ, जो समुदाय के बीच में जो विरोधाभास है। यही संपूर्ण अनिष्ट जो बुद्धिमान मानव जान लिया, जिसको अभी भी जानना शेष है, ऐसे सभी अनिष्ट घटनाओं का कारण सिद्ध हुआ। यही मानव में अभी तक भय, प्रलोभन, आस्था से संबंधित संपूर्ण मान्यताएं हैं। इसी में श्रेष्ठता, निष्ठता, ज्यादा कम, विद्वान, मूर्ख, ज्ञानी, अज्ञानी जैसी वितंडाबाद बना ही है। साथ ही विरोधाभास समस्याओं के रूप में मानव परंपरा में भुक्त भोगित परिस्थितियां हैं।
वितंडावाद और विषमताएं किसी मानव को स्वीकार नहीं है, भले ही पंचकोटि मानव में पशु मानव राक्षस मानव ही क्यों ना हो, उसको भी विषमता और वितंडावाद स्वीकार नहीं। विषमता दुष्टता की पीड़ा मानव को स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि दुष्टता से विषमता से सदा विरोध होते ही रहा। अतः इसका निराकरण ही समाधान होना सहज है। समाधान समृद्धि विधि से संपूर्ण विषमताएं समाधान में परिवर्तित होने का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसा प्रत्येक मानव समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि पूर्वक, स्वायत्तता से समृद्ध होने से ही समाधानित होता है। यही परिवार मानव का स्वरूप भी है। यह चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार विधि से सर्वसुलभ होने की व्यवस्था मानवीय शिक्षा संस्कार परंपरा का वैभव है। शिक्षा संस्कार मानव परंपरा में अविभाज्य अभिव्यक्ति संप्रेषणा है। शिक्षा संस्कार परंपरा का अभिव्यक्ति संप्रेषणा मानव जागृति का प्रमाण है। जागृति के प्रमाण का तात्पर्य स्वायत्त मानव के रूप में पीढ़ी से पीढ़ी समृद्ध बनाए रखने से है। इससे स्पष्ट हो गया कि शिक्षा संस्कार का उद्देश्य स्वायत्त मानव के रूप में समृद्ध करने में सक्षम रहना है। फिर स्वायत्त मानव के बारे में बात की है अगले पैराग्राफ में। स्वायत्त मानव स्वयं के प्रति विश्वास। फिर स्वयं के विश्वास का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि स्वयं में विश्वास का तात्पर्य है व्यवस्था के रूप में जीने और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास से है। दूसरा है श्रेष्ठता के प्रति सम्मान। और श्रेष्ठता के प्रति सम्मान क्या है, तो व्यवस्था में जीने और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने में समर्थ सभी व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, इस रूप में है। जो प्रमाण के रूप में प्रमाणित किए जा रहे हैं, ऐसे सभी के प्रति सम्मान होना स्वाभाविक है। यही तथ्य से श्रेष्ठता के प्रति सम्मान स्पष्ट है। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि स्वयं जिस बात को चाहते हैं उन तथ्यों में प्रमाणित सभी व्यक्ति सम्मान के पात्र हैं। हम स्वयं जिस बात को चाहते हैं उन तथ्यों में प्रमाणित सभी व्यक्ति सम्मान के लिए पात्र हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। सम्मान का तात्पर्य है पूर्णता के अर्थ में स्वीकृति और मूल्यांकन सहित संप्रेषित हो पाना। संप्रेषणा का तात्पर्य है पूर्णता के ही अर्थ में प्रस्तुत हो पाना। इसलिए सम्मान सहज श्रेष्ठता सर्व मानव में स्वीकृत होता है। स्वायत्त मानव में स्वयं के प्रति सम्मान, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान सहित ही प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन प्रमाणित होता है। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन के लिए श्रेष्ठता के प्रति सम्मान और स्वयं के प्रति सम्मान एक आवश्यक आहारता है ना। तो कह रहे हैं कि स्वायत्त मानव में स्वयं के प्रति सम्मान, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान सहित ही प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन प्रमाणित होता है। संतुलन का तात्पर्य ज्ञान, दर्शन, विवेक, पूर्ण तर्क और आचरणों में सामरस्यता एक दूसरे के साथ पुष्टि प्रमाण होने से है। संतुलन का तात्पर्य क्या है? ज्ञान, दर्शन, विवेक, पूर्ण तर्क और आचरण में सामरस्यता। एक दूसरे के साथ पुष्टि प्रमाण होते हैं। फिर इसके बाद व्यक्तित्व को डिफाइन किया, क्योंकि प्रतिभा और व्यक्तित्व की बात आई है। तो व्यक्तित्व का तात्पर्य किए जाने वाले आहार, विहार और व्यवहार, और कार्यों से मूल्यांकित होने से है। और प्रतिभा का तात्पर्य है संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य, देश, कालों में प्रमाणित
और उसकी निरंतरता समाधान और उसकी निरंतरता के रूप में अभिव्यक्ति संप्रेषणा अभिव्यक्त संप्रेषित और प्रकाशित होने में विश्वास। तो व्यक्तित्व का तात्पर्य है आहार विहार व्यवहार और कार्यों से मूल्यांकित होने से है, और प्रतिभा का तात्पर्य है संपूर्ण आयाम कोण दिशा परिप्रेक्ष्य देश और कालों में प्रामाणिकता और उसकी निरंतरता समाधान और उसकी निरंतरता के रूप में अभिव्यक्त संप्रेषित और प्रकाशित होने में विश्वास है। इसका सत्यापन भी इसी के साथ समाया रहता है। सत्यापन मैं कर सकता हूँ, करूँगा, किया हूँ, कर रहा हूँ, इन ध्वनियों और इन ध्वनियों के संकेतित ध्रुवों से है। किया हुआ हूँ, कर रहा हूँ, यह कर सकता हूँ, करूँगा का प्रेरणा स्रोत होना पाया जाता है। जैसे कि कोई ये कहता है मैं किया हुआ हूँ और कर रहा हूँ, तो जो किया हुआ हूँ और कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ के लिए ये प्रेरणा स्रोत हो जाता है। और वो प्रेरणा किस रूप में रहती है कि कर सकता हूँ और करूँगा, इस रूप में रहती है। इस विधि से परंपरा समृद्ध होने के तथ्य को समझा गया है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, है ना। अब इससे आगे का आज पठन करेंगे। इसमें कुछ चर्चा का बिंदु हो तो चर्चा भी कर सकते। आगे का पठन का कार्य कौन करेंगे? सुनील भाई पढ़ेंगे आज क्या? भैया वो बिटिया साथ में रहती है तो काफी आवाज होती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ भैया। तो नहीं, अभी आज किसी और के लिए देखते हैं। जी कल आप पढ़े थे ना, है ना। हाँ जी। तो और कौन हो सकता है? रणछोड़ भाई ये कौन है रणछोड़ भाई? गंगवार जी आपके पास है पुस्तक? वो रणछोड़ भाई कृपा के पापा। अच्छा, गंगवार जी शायद एक मिनट पढ़ेंगे। हाँ पापा। आपके पास है पुस्तक है क्या? हाँ पुस्तक आएगी ना एकदम। है तो आप पढ़ सकते हैं पेज नंबर 81 से आगे। 81 नहीं, हमारी बहुत पुरानी पुस्तक है तो देखना पड़ेगा कहाँ से है अभी। अच्छा, बताइए आप तो थोड़ा कुछ बताइए आप। ये जो पैराग्राफ है ना जिसमें स्वायत्त मानव के बारे में लिखा हुआ है, तो स्वायत्त मानव, ये व्यवहारवादी समाज का स्वरूप। हाँ, अध्याय 4 में, हाँ अध्याय 4 है व्यवहारवादी समाज का स्वरूप। इसमें विकल्प के मुद्दे हैं। हाँ, विकल्प के मुद्दे विकल्प हैं। के प्रधान मुद्दे 9 मुद्दे हैं। उन 9 मुद्दों की व्याख्या है। 9 मुद्दों की व्याख्या है, करीब 2-3 पेज तक चली है। इसके बाद फिर एक पैराग्राफ है जिसमें जागृति का मूल कार्यक्रम शिक्षा संस्कार है। इसके बाद अगला पैराग्राफ शिक्षण संस्थाओं के स्वरूप को लेकर है। शिक्षण संस्थाएं प्रचलित रूप में, ये एक जो लिखा है नमा शिक्षा संस्कार को मानवीय शिक्षा को हम भले प्रकार से पहचाने हैं, इसके आगे है हाँ शिक्षण संस्थाएं प्रचलित रूप में उसके बाद अगला पैराग्राफ है। इसके बाद वाला पैराग्राफ है पहले 9 बिंदुओं में इंगित कराए गए तथ्य। यहाँ से पढ़ें। उसके बाद है नहीं, उसके बाद स्वायत्त मानव वाला पैरा है। हाँ ठीक, पढ़ते हैं भैया। ठीक।
नहीं नहीं, उसके अगला वाला, ये स्वायत्त मानव स्वयं के प्रति विश्वास वाला है ना, इसके बाद वाला जो पैराग्राफ हाँ, है ठीक ठीक जिसमें लिखा है स्वायत्त मानव का व्याख्या, व्याख्या। हाँ ठीक, यहाँ से पढ़ना है। पढ़ता हूँ भैया। ठीक। जी 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 जी। स्वात्म मानव का व्याख्या प्रत्येक मनुष्य ही होना पाया जाता है। इसके बावजूद भाषा और शब्द के माध्यम से सच्चाई को इंगित कराने की प्रक्रिया इसकी सार्थकता की अपेक्षा है। वांग्मय सार्थकता का तात्पर्य सच्चाई अपने स्वरूप में इंगित होने से है। यह इंगित होना भी एक प्रक्रिया है। अतएव स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन पूर्वक ही मनुष्य व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी होना पाया जाता है। व्यवहार में सामाजिक होने का तात्पर्य व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना ही है। इस प्रकार मनुष्य ही प्रमाण का आधार है, ना कि वांग्मय। वांग्मय का स्मरण यहाँ इसलिए किया गया है कि वांग्मय प्रमाण के आधार पर मानव जाति विविध परंपरा में छत विच्छत हो चुका है। अर्थात स्वयं पर विश्वास हो पाने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा तब तक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अंगभूत होना प्रमाणित नहीं करेगा। मनुष्य अपने को प्रमाणित किए बिना परंपरा होना संभव नहीं है। इसलिए स्वात्म मानव को पहचानने के उपरांत ही स्वात्म परिवार प्रमाणित होना देखा गया है। स्वात्म मानव के परीक्षण, मूल्यांकन और प्रस्ताव क्रम में व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन एक अनिवार्यतम अधिकार और अभिव्यक्ति है। व्यवहार में सामाजिक होने का मूल रूप आचरण ही है। मानवीयतापूर्ण आचरण में ही मूल्य चरित्र नैतिकता का प्रकाशन, संप्रेषण होना पाया जाता है। मूल्यों का प्रमाण संबंधों को पहचानने के उपरांत ही होता है। यह सर्वमानव विदित है अथवा सर्वमानव इसे परीक्षण कर सकता है। अस्तित्व सहज सहअस्तित्व विधि से संबंध नित्य वर्तमान है। संबंध का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित रहने से है। अनुबंध का तात्पर्य निष्ठा से है। भावी स्वीकृति पूर्वक स्वयं स्फूर्त निष्ठा से है। यह निष्ठा स्वात्म मानव में प्रतिपादित और प्रमाणित होता है। मूल्य चरित्र नैतिकताएं अविभाज्य रूप में प्रमाणित होने का क्रम ही आचरण है। मानव अपने स्वात्म आचरण सहित ही कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित रूप में सामाजिक होना प्रमाणित करता है। संबंधों के आधार पर जैसा मानव संबंधों को प्रयोजन और व्यवस्था के सूत्रों के रूप में देखा गया है कि मानव संबंध जिसमें सम्मानित होने वाला और सम्मान करने वालों का परस्परता में होने वाले कार्य व्यवहार सम्मान संबंध का साक्ष्य है। सम्मान संबंध, एक बार फिर से पढ़िए इसको, ये वाले पैरा। हाँ बहुत बढ़िया। मूल्य चरित्र नैतिकताएं अविभाज्य रूप में प्रमाणित होने के क्रम में ही आचरण है। मानव अपने स्वात्म आचरण सहित ही कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित रूप में सामाजिक होना प्रमाणित करता है। संबंधों के आधार पर जैसा मानव संबंधों को प्रयोजन और व्यवस्था के सूत्रों के रूप में देखा गया है कि सम्मान संबंध जिसमें सम्मानित होने वाला और सम्मानित करने वाले का परस्परता में होने वाले कार्य व्यवहार सम्मान संबंध का साक्ष्य है। सम्मान संबंध में स्पष्ट हो चुका है कि स्वयं से अधिक जागृत प्रमाणित व्यक्तियों के प्रति स्वयं के प्रति विश्वास के आधार पर स्वयं स्फूर्त विधि से मुखरित और आचरित होने वाला क्रियाकलाप जिसका प्रयोजन सम्मानित होने वाले व्यक्ति में सम्मान किया या स्वीकृत होना आवश्यक है। ऐसा सम्मान करने और सम्मानित होने का मूल्यांकन उभय तरक्की का स्रोत होना पाया जाता है। सम्मान करने, सम्मान स्वीकृत करने का क्रियाकलाप ही व्यवहार कहलाता है। मनुष्य के साथ भी उसी प्रकार से व्यवहार थोड़ा भैया थोड़ा समझाइए क्या बोला ये सम्मान के बारे में। हाँ, सम्मान के बारे में उन्होंने दो बातें बताई बाबा जी ने। एक तो ये है सम्मान को प्रयोजन और व्यवस्था के सूत्रों को देखते हुए
सम्मान संबंध जिसमें सम्मानित होने वाला और सम्मानित करने वाला परस्परता में जो भी कार्य व्यवहार सम्मान संबंध का साथ है। तो जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्य व्यवहार जो है, दोनों चीजें, ये हमारे संबंध का आधार है। जी जी, ठीक है। और सम्मान संबंध में स्पष्ट हो चुका है कि सम्मान हम उसी का करते हैं जिसमें कुछ श्रेष्ठता दिखाई देती है। जी जी जी, और उसको मुखरित करते हैं, यानी मुंह से बोलते हैं। हाँ, मुखरित का मतलब उनसे बातचीत उसी आधार पे हो जाए। सम्मान के शब्द, सम्मानजनक शब्द बोलते हैं ना, मुखरित होना। भाषा जिसको कहते हैं मुखरित हो जाए। और आचरित होने वाला क्रियाकलाप भी करते साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं स्फूर्त विधि से मुखरित और आचरित होने वाला क्रियाकलाप, बिल्कुल बिल्कुल, जिसका प्रयोजन सम्मानित होने वाले व्यक्ति में सम्मान किया, हाँ बिल्कुल, या स्वीकृत होना आवश्यक है। हाँ दोनों में, जिसने सम्मान दोनों में, किया वो भी और जिसका सम्मान हुआ उसमें भी, तभी उभय तृप्ति होगी, है ना। तभी वो तृप्ति होगी। ऐसा बहुत बढ़िया। सम्मान करने और सम्मान होने का मूल्यांकन उभय तृप्ति का स्रोत होना पाया जाता है। जी जी, सम्मान करने, सम्मान स्वीकृत करने का क्रियाकलाप ही व्यवहार है। अब बाबा जी ने क्या जबरदस्त बात जोड़ दी कि सम्मान जो है ये व्यवहार का एक बड़ा आधार है। जी जी, मनुष्य के साथ भी उसी प्रकार से व्यवहार किया जाता है जब वह सब संबंधों के आधार पर किया जाता है, एक संबंध के आधार पर नहीं, सब संबंधों के आधार पर। संबंध स्वयं से, स्वयं के लिए, स्वयं में जाना माना पहचाना हुआ निर्वाह करने के लिए आधार है। स्वयं में तृप्ति पाने का उद्देश्य अथवा तृप्त होने का उद्देश्य और तृप्त रहने का उद्देश्य बना ही रहता है। संबंधों को पहचानने के उपरांत उसका प्रयोजन केवल भय मुक्ति ही है। भय मूलतः भ्रम के रूप में विदित होता है। भ्रम अधिक कम अथवा विपरीत पहचान और मान्यता है, कोई अवमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन वाला। जी, यही भ्रम का कारण और स्वरूप है। इसी क्रियाकलाप को भ्रम कहते हैं। यहाँ यह भी स्मरण बिंदु है कि अस्तित्व में केवल मनुष्य ही अपने ही प्रयासों से भ्रमित रहता है, क्योंकि मानव में ही कर्म करने में स्वतंत्रता, फल भोगने में परतंत्रता दिखाई पड़ती है। कोई भी कार्य करने के फल भोगने में, हाँ, फल भोगने में परतंत्रता दिखाई पड़ती है। कोई भी भ्रम के कारण कोई भी कार्य करने के मूल में विचारों का होना पाया जाता है। विचार पूर्वक ही ज्यादा कम या विपरीत कार्यों में ग्रसित हो जाता है। भय पूर्वक मानव भ्रमित कार्यों को करता ही है, प्रलोभन पूर्वक भी करता है। भय पूर्वक सभी भ्रमित कार्य अस्वीकृत पूर्वक होता है, प्रलोभन से संबंधित सभी कार्य स्वीकृत पूर्वक होता है। इन दोनों विधाओं में भ्रम ही कारण है। आस्था विधा में स्वर्गवादी जितने भी कल्पना परिकल्पना मानव ने कर रखा है वह सब प्रलोभन का ही विस्तार रूप में होना पाया जाता है। नरक में भी भय का ही विस्तार वर्णन होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और कोई चीज आस्था विधि से खोजा जा रहा है वह प्रमाणित नहीं हो पाई। अर्थात समाज परंपरा में शिक्षा संस्कार व्यवस्था संविधान के रूप में प्रमाणित नहीं हुआ है। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि ये जो सारा अभी संस्कार जो दिया जा रहा है, शिक्षा संस्कार व्यवस्था और संविधान, इसमें दो ही बातें हैं, भय और प्रलोभन। भय में जो धर्म वाले हैं वो स्वर्ग नरक की बात करते रहते हैं, इनको दिखाते रहते हैं, और ये जो भौतिकवादी हैं वो भी अपना की सुविधा से सुखी हो जाओगे इसमें घुमाते रहते हैं। इसमें भी वो कह रहे हैं कि जो भय पूर्वक है वो अस्वीकृति पूर्वक होता है, बिल्कुल, और प्रलोभन जो है वो स्वीकृति पूर्वक होता है। बस इसका विकल्प में ही जीवन ज्ञान परम ज्ञान के रूप में जागृति और उसकी प्रमाण सहित परंपरा बनना संभव हो गई है। अब जो दर्शन आ गया है इसकी बात बाबा जी बोल रहे हैं।
ये अध्ययन गम्य है, ऐसा जागृत मनुष्य का आचरण ही मानव कुल का वैभव और संविधान होना पाया जाता है। इसी के पुष्टि में अस्तित्व दर्शन अध्ययन गम्य हुआ है। फलतः मनुष्य में स्वायत्तता की संपूर्ण स्रोत नित्य समीचीन है। हर मनुष्य जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने के आधार पर जीवन ही जागृति पूर्वक दृष्टा पद में अपने ऐश्वर्य को प्रमाणित करने की सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज और उसके वैभव को जानने, मानने, पहचानने और निर्वाह करने की आवश्यकता अवसर समीचीन है। इस प्रकार हर व्यक्ति को जागृत होने के क्रम में ही स्वायत्तता का प्रमाण है। स्वार्थ मानव रूप। इसको एक बार, ये वाले पैरा को एक बार फिर से पढ़ लें, पूरा नहीं लेकिन ये यहाँ से हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप। बिल्कुल 5-6 लाइन पहले। हाँ, हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने के आधार पर जीवन ही जागृति पूर्वक दृष्टा पद में अपने ऐश्वर्य को प्रमाणित करने की सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज और उसके वैभव को जानने, मानने, पहचानने और निर्वाह करने की आवश्यकता अवसर समीचीन है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो जीवन है वही दृष्टापन में अपने ऐश्वर्य को प्रमाणित करेगा। और क्या प्रमाणित करेगा? सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज को जानने, मानने और निर्वाह करने की आवश्यकता भी है, उसको अवसर भी है और समीचीन ही है, मतलब सबसे नजदीक है यही काम करने का। अवसर समीचीन है, अवसर है इसका, अवसर भी है और समीचीन भी है। अवसर दूर नहीं इस है। प्रकार इस प्रकार हर व्यक्ति को जागृत होने के क्रम में स्वायत्तता का प्रमाण है। स्वात्त मानव रूप प्रदान करने की शिक्षा संस्कार ही मानव परंपरा सहज जागृति का प्रमाण है। जी। परंपरा न हो ऐसे स्थिति में इसका कल्पना, ज्ञान, दर्शन, विचार और योजना कैसे उपलब्ध हो, या प्रश्न मानव जात में आता ही है। इस सभी मुद्दे पर अनुसंधान पूर्वक हम प्रमाणित हो चुके हैं। अब केवल शिक्षा विधा में प्रमाणित होने की गति सहज कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में यह व्यवहारवादी समाजशास्त्र प्रस्तुत है। यह इसको क्या मतलब हुआ है इसका? हाँ, वही मैं देख रहा था, यहाँ अटका था। ये सभी जी। अनुसंधान पूर्वक हम प्रमाणित हो चुके हैं, तो बाबा जी की बात हो गई है। अब केवल शिक्षा विधा में प्रमाणित होने की गति सहज कार्य कर रहे हैं। अब ये भी बाबा जी कर रहे हैं। हाँ, मतलब लोक व्यापीकरण कर रहे हैं शिक्षा का, लोक व्यापी शिक्षा का मानवीकरण और लोक शिक्षा इसमें लगी। इसी क्रम में परंपरा ना हो ऐसी स्थिति में, परंपरा ना हो ऐसी स्थिति में इसका कल्पना, ज्ञान, दर्शन, विचार, योजना कैसे उपलब्ध हो, यह मानव जाति में आता ही है। ठीक बात है, एक बहुत बढ़िया बात। इसी मुद्दे पे यानी बाबा जी जो है इस मुद्दे पे अनुसंधान पूर्वक हम प्रमाणित हो चुके हैं, यानी उनको ज्ञान, दर्शन, विचार और योजनाएं जो हैं वो समझ में आ गई, स्पष्ट हो गई। अब केवल शिक्षा विधा से प्रमाणित होने की गति सहित कार्य कर रहे हैं, और इसी क्रम में उन्होंने ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र प्रस्तुत किया है। अगला पैरा जी। संबंधों के क्रम में मानव ऊपर कहे विधि से अपने जीवन सहज जागृति को प्रमाणित करता है। ऐसे संपूर्ण मूल्यांकन जीवन, तृप्ति, व्यवहार, प्रयोजन के ध्रुवों पर समीकृत होना पाया जाता है। संबंधों के क्रम में मानव ऊपर कहे विधि से अपने जीवन सहज जागृति को प्रमाणित करता है। ऐसे संपूर्ण मूल्यांकन जीवन, तृप्ति, व्यवहार, प्रयोजन के ध्रुवों पर समीकृत होना पाया जाता है। समीकृत का मतलब भैया केंद्रीकृत जैसा कह सकते हैं, प्रयोजन के ध्रुवों पर केंद्रित होना पाया जाता है, समान रूप से केंद्रित होना। अच्छा, समीकृत का मतलब केंद्रित होना है। ठीक बात। जीवन तृप्ति का स्वरूप प्रामाणिकता के रूप में देखने को मिलता है। प्रामाणिकता अपने संपूर्णता में जीवन, ज्ञान, अस्तित्व दर्शन एवं मानवीयतापूर्ण आचरण ही है।
जीवन तृप्ति और उसका प्रमाण में से के लिए इससे अधिक या कम कुछ होती नहीं है, क्योंकि अस्तित्व स्वयं कम ज्यादा से मुक्त है। जीवन ज्ञान भी कम और ज्यादा से मुक्त है। जीवन ही जागृति पूर्वक अस्तित्व दर्शन करता है। अस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य वर्तमान है। इसी परम सत्यता बस मानव में प्रमाणित होने की आवश्यकता है। अवसर सहज ही नित्य समीचीन है, क्योंकि अस्तित्व और अस्तित्व में जीवन नित्य वर्तमान रहा आया है। हर मानव श्रेष्ठ रचना रूपी प्रकृति, विकास पूर्ण रूपी जीवन का संयुक्त साकार रूप में परंपरा है। जीवन अपने जागृत को प्रमाणित करना ही मानव परंपरा में प्रधान कार्य है। जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज ही साक्ष्य है। यही जागृति लोक व्यापीकरण होने का भी साक्ष्य है। जी। मानव संबंध के अतिरिक्त नैसर्गिक एवं ब्रह्मांडीय संबंध भी बना ही है रहता है। ब्रह्मांडीय संबंध क्रम में मनुष्य का स्वभावगति संपन्न कार्यकलापों के पोषक होना पाया जाता है। ये शरीरगत है भैया क्या? ब्रह्मांडीय क्रम संबंध में मनुष्य का स्वभावगति जीवन संबंधी होना चाहिए? नहीं नहीं, जो मानव परंपरा में अखंड समाज में जब स्वभावगति मानवीय आचरण की निरंतरता के रूप में स्थापित हो जाती है, उस स्थिति में कह रहे हैं कि जब वो कार्यकलाप होता है तो वो ब्रह्मांडीय संबंध में पोषक हो जाता है। क्रियाकलाप ब्रह्मांडीय संबंध में डिस्टर्ब कर रहा है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि अभी तो ब्रह्मांड में ही सारा गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि मानव के चंद्रमा की सतह पे जाके विस्फोट कर रहे हैं वहां पे। अच्छा, हमें नहीं पता, हम तो टीवी भी देख नहीं रहे। तो उसमें वो उन्होंने कुछ ऐसी वो बनाई है रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जिसमें वो चंद्रमा की सतह पे ड्रिल करके उससे अंदर का मटेरियल निकाल के ला रहे हैं। अब वो तो चंद्रमा पर गए ही थे, इसलिए अमेरिका गए ही था कि वहां जो मिनरल है अध्ययन करने के लिए। हाँ, तो ये तो खोदेंगे धरती पर बर्बाद कर ही दी, आगे कुछ करेंगे और क्योंकि मनुष्य के धरती पर प्रकट होने से पहले ही और बाद में भी धरती के संतुलन में ब्रह्मांडीय किरणों अथवा तरंगों को पूरकता सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि यह धरती जबकि ब्रह्मांडीय किरणें जो है वो पूरकता के अर्थ में है। पूरकता के अर्थ में। तो क्योंकि यह धरती समृद्ध हो चुकी है। इस धरती पर जब से मानव धातु युग को पार कर आस्था राज्य युग को झेलता हुआ वैज्ञानिक युग में प्रवेश होते ही इस धरती के असंतुलनकारी कार्यकलाप में सर्वाधिक अपनाया है, जिसका संस्कृति प्रसव स्वरूप उपभोक्ता विधि में मूल्यांकित हो चुकी है। उपभोक्ता विधि समाज विरोधी है, यह भी मूल्यांकित हो चुकी है। अखंड समाज की अभिप्सा सर्व मानव में विद्यमान है, यह अभयता के अपेक्षा पर निर्भर है। इसीलिए मानव संस्कृति पूर्वक ही अखंड समाज की ओर मार्ग प्रशस्त होना पाया जाता है। अतएव ब्रह्मांडीय किरणों से लाभान्वित या धरती संतुलित रहने के रूप में ही मानव को संतुलित रहने की आवश्यकता और अनिवार्यता है। नैसर्गिक संबंध सहज प्रक्रिया मानव में से के लिए अविभाज्य है। धरती वायु जल के साथ ही मानव शरीर परंपरा का होना पाया जाता है। ऐसी शरीर परंपरा स्वस्थ रहने की आवश्यकता है ही। शरीर स्वस्थता की परिभाषा पहले भी की जा चुकी है। जीवन जागृति पूर्वक परंपरा में व्यक्त होने योग्य शरीर ही स्वस्थ शरीर है। यह शरीर संतुलन का तात्पर्य है। नैसर्गिकता की पवित्रता इसके लिए एक अनिवार्य विधि है। इसी के साथ ही ऋतु संतुलन इस धरती पर ऊष्मा वितरण विनियोजन कार्यक्रम में सशक्त भूमिका है। वातावरणिक एवं भूमिगत ऊष्मा धरती के ऊपरी सतह में संतुलन को बनाए रखने के लिए ऋतु संतुलित कार्यकलाप को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऋतु वातावरणिक ऊष्मा को भूमिगत करने
और उसे आवश्यकता अनुसार धरती अपने सतह में उपयोग करने के क्रम में बनाए रखता है तथा हम सब इस बात को देखें कि जैसे ही ठंडी ऋतु प्रभावित होता है वैसे ही धरती से ऊष्मा बहिर्गत होता हुआ दिखाई पड़ती है, जिससे धरती के ऊपरी सतह में जो चारों ओर अवस्था है उसमें संतुलन को प्रदान करता है। ग्रीष्म ऋतु में धरती अपनी सतह से शोषण द्वारा ऊष्मा सहित विरल द्रव्यों को अपने में समा लेता है। इसका विधि बाह्य वातावरण में ऊष्मा का दबाव अधिक होने और धरती के ऊपर के सतह में कुछ नीचे तक कम होने के आधार पर क्रिया संपन्न होती है। इसे हर देश काल में परीक्षण किया जा सकता है, स्वीकारा जा सकता है। वर्षा काल में धरती के सतहगत थोड़ा ऊष्मा इसको समझाइए भाई साहब, क्या बोला है इसमें ऊपर के पैराग्राफ। ऊपर के पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जो शरीर के संतुलन के लिए हमारी जो नैसर्गिकता की पवित्रता की जरूरत है? इसी के लिए जो ये जो वातावरणिक और भूमिगत ऊष्मा, जो वातावरण में ऊष्मा है और धरती में जो ऊष्मा है, इसका संतुलन बनाए रखने के लिए ऋतु संतुलन जरूरी है। क्रिया का महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। ऋतु वातावरणिक ऊष्मा को भूमिगत करने, जो ऋतुएं हैं, ये जो ऊष्मा है, ऋतु वातावरणिक ऊष्मा को भूमिगत करने और उसे आवश्यकता अनुसार धरती अपने सतह में उपयोग करने योग्य बनाए रखता है। हाँ, मतलब बरसात और ठंडी ऋतु है ना, ये दोनों जो वातावरण में ऊष्मा है उसको समा देता, धरती में समा देता है ना, धरती में समा देता है। यही कह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या कहता है, संतुलन है ऊष्मा का। ये ऊष्मा का संतुलन है। बाहर ज्यादा हुआ तो नीचे से, और नीचे ज्यादा हुआ तो ऊपर। अच्छा, हाँ, ये संतुलन करता रहता है। इतना आप सब इस बात को देखे हैं कि जैसे ही ठंडी ऋतु प्रभावित होता है, ठंडी पड़ती है, वैसे ही धरती से ऊष्मा बहिर्गत होता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब वो जमीन से बाहर आता है ना। हाँ, दिखता है ना उसमें ठंडी में। ठंडी में दिखता है। ये आप खेतों में देखेंगे तो दिखता है आप। हाँ, अच्छा। हाँ, जिससे धरती के ऊपरी सतह में चारों ओर अवस्था है उन्हें संतुलन को प्रदान करता है। ये संतुलन प्रदान करता है ना उसको, धरती की सतह में। जी। ग्रीष्म ऋतु में तो हो गया ठंडी में। अब गर्मी में क्या होता है? गर्मी में क्या होता है कि जैसे गर्मी जाएगी, और गर्मी में जो अभी चिल्ला रही है कि धरती में कार्बन कम हो गया। जो धरती में जब भी टेस्टिंग करवाते हैं धरती की, सब लोग कहते हैं इसमें कार्बन कम है। तो जो ऊष्मा बाहर ज्यादा है तो उसको शोषित नहीं कर पा रही अभी। अच्छा। धरती ऊष्मा को लेती भी है ना। जी। संतुलन तो उसी तरह से ना सब पूरा। जी। तो ग्रीष्म ऋतु में, हाँ, तो ग्रीष्म ऋतु में धरती अपनी ऊपर सतह के शोषण द्वारा ऊष्मा सहित विरल द्रव्यों को, गैस को अपने में समा लेता है। अच्छा। हाँ, इसका विधि बाह्य वातावरण में ऊष्मा का दबाव अधिक होने और धरती के ऊपरी सतह के कुछ नीचे तक ताप कम होने के आधार पर क्रिया संपन्न होती है। आप धरती, इसीलिए वो नीचे ठंडा हो जाती है गर्मी में। अभी आपको दो तरह से दिखाता हूँ। जैसे धरती का तापक्रम जो है वो संतुलित रहता है। अब आप देखिए धरती का टेम्परेचर कभी माइनस में नहीं जाएगा। हाँ, कभी नहीं माइनस में जाएगा। हाँ, जैसे शरीर का टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता, बॉडी का। बिल्कुल। तो ये जो व्यवस्था है, अगर बाबा जी जो कह रहे हैं कि धरती एक संपूर्ण एक व्यवस्था है, तो इसका तापक्रम भी संतुलन रखना है। अच्छा। तो ये जो, हाँ, धरती में भी तापक्रम का संतुलन है पूरा। आप तो देख लिया, बहुत सारे लोगों ने कर दिया। आपको लोग बहुत सारे चल रहा है इस पे काम। तो धरती के ऊपरी सतह के कुछ नीचे तक कम होने के आधार पर क्रिया संपन्न होती है। इसे हर देश काल में परीक्षण किया जा सकता है, स्वीकारा जा सकता है। वर्षा काल में धरती के सतहगत ऊष्मा
और वातावरणिक ऊष्मा संतुलन स्थापित करने और उसे संरक्षित कर रखने का क्रियाकलाप फलस्वरूप संपूर्ण फल, वृक्ष, पौधे फलवती होने का कार्य दिखाई पड़ती है। तो तीनों ऋतुओं का बता दिया है, वर्षा का हाँ, और ग्रीष्म ऋतु का और और ठंडी का, ठंड का, बिल्कुल, है ना। हाँ, तीनों ऋतुओं की भूमिका को बाबा जी ने यहाँ पर बिल्कुल। ताप इसे संतुलन के अर्थ में उसको एक्सप्लेन बात, किया। ये सारा जो काम है नैसर्गिक या ब्रह्मांडी किरणों वाला जो सारा पूरा है, वो वहीं से है कि हाँ सारा संतुलन के लिए है। और ये हाँ जो हाँ हाँ, प्रकृति का और ऋतु संतुलन है, ये मानव के शरीर के संतुलन के लिए है। जी जी। इसमें मेरा एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए ना। ये जो क्रिया ग्रीष्म काल में हो रही है और दूसरी क्रिया इसमें हो रही है विंटर में, तीसरी क्रिया रेनी सीजन में हो रही है, लेकिन ये क्रिया पूरी धरती पे एक साथ भी तो नहीं हो रही ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में होती है। तो ये मतलब जो गर्मी है वो धरती में समा रही है या दूसरे हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसको दोनों को कैसे रखा जाएगा? बताइए भाई साहब। ये जो धरती में समाने की बात तो है, जो धरती में पदार्थ है वही ग्रहण करते हैं उसी जगह पे ही। ऐसा ठंडी में भी उसी जगह, जहां ठंडी ज्यादा पड़ती है वहां उनको ग्रहण करता है धरती, जहां कम पड़ती है वहां गर्मी को ग्रहण करता है गर्मी। तो ग्रहण करने की क्रिया तो है ही पदार्थ में। ताप विद्युत ध्वनि जो है, इनको ग्रहण करने की, विसर्जन करने की क्रिया है ही पदार्थ में, पदार्थ अवस्था को देखें। हाँ भैया, आप कुछ बोलेंगे इसमें? नहीं, दीदी का पूछ लें, उनको स्पष्ट हुआ कि नहीं। स्पष्ट आप तो नहीं, कुछ जोड़ना हो तो बता दिए, आप भी जोड़ दीजिए। स्पष्ट तो नहीं हुआ। हाँ, और आप क्या सोचते हैं, आप बताइए, आप बताइए। और साइंटिफिक विश्लेषण क्या है? भाई पहले अपन एक रीजन में देख लें, एक क्षेत्र में क्या होता है। एक क्षेत्र में क्या होता है उसका तो व्याख्या कर दिया है। जैसे गर्मी के दिनों में जमीन के नीचे का टेम्परेचर कम रहता है हाँ, ना, और ठंड के दिनों में जमीन के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है ना। और वर्षा काल में जो वातावरण का ऊष्मा है वो पानी के माध्यम से जो है धरती पे आ जाता है। ठीक बात है। और जो धरती में आता है वो तो धरती में सामान्य बनाने का क्रिया रहता ही है। जैसे मान लीजिए हम एक लोहे की राड को गर्म करके किसी कमरे में रख देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो है लोहे का राड ठंडा होके सामान्य ताप में आ जाता है। हाँ, तो इसका ताप कहाँ गया, प्रश्न आएगा कहाँ गया, तो वो वातावरण में चला गया है, वातावरण में चला है ना। गया। ठीक बात है। जमीन में चला गया, हवा में चला गया, या मतलब दूसरी जगह फैल गया। तो हाँ, वो फैल वही गया, मैं कह रही मतलब कि वो दोनों में हम कैसे डिसाइड करें, मेरा वही तो वही अब ये जो वातावरण में जो ये ताप दौड़ता है, हाँ, तो ये जो ताप दौड़ता है वो धरती के वातावरण को सामान्य बनाए रखने के अर्थ में दौड़ता है। तो जैसे समुद्र में होता है ना, वहां पे हीट वेव्स, हाँ, करंट होते हैं। करंट है, हॉट करंट एंड कोल्ड करंट। तो बैलेंस बनाने हाँ, के लिए इधर से उधर वो करते रहते हैं। हवा का भी यही है। ऐसे ही हवा का है। हाँ, तो ऐसे ही जमीन के अंदर भी, ऐसे जमीन के अंदर भी है, जैसा पानी में है, हवा में है, हाँ, ऐसा जमीन के अंदर भी है। तो मतलब वो जमीन के अंदर पदार्थ भी में जो, कह रहे हैं। हाँ, वो पदार्थ राशि में दौड़ता रहता है ना। तो इस तरीके से पूरी धरती का जो टेम्परेचर है वो एक मेंटेन रहता है। तो इसका मतलब हम तीनों ही बात को कर सकते हैं कि मतलब वाटर में भी वो करंट बैलेंस होता है, जल में, और विरल मतलब हवा में भी वो बैलेंस होता रहता है, और पदार्थ में भी होता रहता है। तो ये जो ऋतु है, ऋतु का संतुलन ही जो है ताप के संतुलन का कारण होता है। और ये जो वायु है वो संतुलन के अर्थ में ही दौड़ती है। वायु भी जो हवा दौड़ती है ना, वो जैसे
कहीं गर्म ज्यादा हो जाता है ना, तो ठंडी वायु फिर उस तरफ दौड़ती है। दौड़ती है, बिल्कुल ठीक। गर्म वायु गर्म होके हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, और ठंडी जो हैवी होती है वो दैट कम्स टू टेक इट्स प्लेस। हाँ, ना वो तो वो वैज्ञानिक भाषा है। हाँ, लेकिन यदि हम इसको तात्विकता में समझेंगे तो ऐसे ही है कि हाँ, सह अस्तित्व में जो ये दौड़ होती है ना, जो पदार्थ राशि में जो गति है, वो व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में गति है। ठीक है। जैसे ठंडी वायु क्यों दौड़ती है, प्रश्न आएगा, है ना, उसका उत्तर विज्ञान में निकलेगा कि भाई क्योंकि दबाव कम हो गया है, इसलिए निकलेगा। ठीक है। हाँ, प्रभाव, ये दबाव क्यों कम होता है, प्रश्न उठेगा। ये दबाव क्यों कम होता है या ज्यादा होता है, तो फिर एक जगह जाके अनुत्तरित प्रश्नों के रूप में आ जाएगा। हमको इसका कारण नहीं पता क्यों होता है। यहाँ पे सह अस्तित्ववादी विज्ञान ये कह रहा है कि ये सब कुछ सह अस्तित्व को बनाए रखने के अर्थ में, व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ, संतुलन के अर्थ में ये गतिशीलता है ना। चाहे वो पानी की गति हो, या जो ऋतु के रूप में जो गति है, या वायु के रूप में जो गति है, ऊष्मा के रूप में जो गति है, ये सारी गतियां अल्टीमेटली सह अस्तित्व रूपी व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में, और सह अस्तित्व विकास क्रम विकास को बनाए रखने के अर्थ में, है ना। तो ये संपूर्ण गति जो है इस अर्थ में परिभाषित हो जाती है। इसी को जो अपन कह रहे हैं सह अस्तित्व में व्यवस्था। तो इसमें यदि वो जोड़े कि सामान्यीकरण की व्यवस्था हो रही है, और दूसरा किसी खास जगह एक किसी ज्यादा इंटेंस हीट का हो जाना, या इंटेंस उसका तो होता ही है। जैसे हाँ, हम लोग भोजन करते हैं ना जी, तो भोजन करने के बाद जो एसिड सीक्रेशंस होते हैं जी, तो जब एसिड के संपर्क में भोजन आता है वहाँ ऊष्मा पैदा होती है, जिसको अपन जठर अग्नि कहते हैं। बस इतनी कटोरी सूप गरम। तो वहां पर ऊष्मा पैदा होती है, फिर वो ऊष्मा को शरीर पचाता है, और पचा के एक निश्चित लेयर पे एक निश्चित ताप को बना के रखता है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है। हाँ, जिसको हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं, है ना। जी, जी। हाँ, तो इसमें भी क्या होता है कि ऊष्मा शरीर के जिस अंग के लिए जितनी अनिवार्य ऊष्मा होती है, उस अंग के लिए उतनी ऊष्मा पहुंच जाती है। जैसे यदि ये ऊष्मा ब्रेन की तरफ ज्यादा बढ़ जाए, है ना, तो हम लोग कहते हैं ये रोग का लक्षण है ना। ब्रेन में यदि हीट बढ़ जाए, तो इसलिए हम लोग कहते हैं हाथ पैर गरम और सिर हो ठंडा, जी, और पेट हो नरम, जी, पेट हो नरम, हाथ पैर गरम और सिर हो ठंडा, तो वैद्य आए तो मारो डंडा। ऐसी एक कहावत है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, हाँ, है। इसका मतलब है कि शरीर में ऊष्मा का एक संतुलन है, और इस ऊष्मा के संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में संपूर्ण क्रियाकलाप है। जैसे प्यास का लगना, हमको प्यास क्यों लगती है, ऊष्मा बढ़ गई है, उस ऊष्मा को शांत करने के अर्थ में, है ना। जी, जी, यानी ऊष्मा के संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में हमको प्यास लगती है ना। तो पानी भी एक प्रकार से ठंडक भी करता है, और पानी जो है ऊष्मा को अपने में एब्जॉर्ब करके उसको गति दे देता है। जैसे मान लो आमाशय में ऊष्मा बढ़ गई, है ना। हाँ, हमने पानी पिया, तो पानी पीने से पानी के साथ ऊष्मा जो है वो बड़ी आंत में चली गई, है ना। जी, जी। तो इस तरीके से वो, और फिर वो पानी के साथ रक्त में चली गई। जी। तो बाकी तो मैं उतना बारीकी से फिजियोलॉजी को नहीं समझता हूँ, पूर्णिमा दीदी ज्यादा अच्छे से समझती होंगी। लेकिन सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से पता लगता है कि हम जो भी आहार लेते हैं, जो भी पानी लेते हैं, जो भी श्वास लेते हैं, हमारे अंदर जो वायु होती है, जिनको प्राण अपान व्यान उदान समान बोल रहे हैं, हाँ। इन सबके सम्मिलित क्रियाकलाप को देखें तो ये शरीर में ताप के संतुलन, दाब के संतुलन, खनिज के संतुलन को बनाए रखता है ना, धातु के संतुलन को बनाए रखने के काम में लगा रहता है। तो क्योंकि ये संतुलन का मतलब ही है शरीर का स्वस्थ होना। संतुलन का मतलब, यदि ये असंतुलन होता है, जैसे मान लीजिए हृदय, हार्ट में प्रेशर आ गया या ब्रेन में प्रेशर आ गया, इसका मतलब है कि बीमारी आ गई। जी। तो शरीर के सिस्टम को सामान्य बनाए रखने के अर्थ में संपूर्ण क्रियाकलाप होता है। वो वायु का क्रिया भी है, आहार का क्रिया भी है, पानी का क्रिया भी है, यहाँ तक कि वातावरण का भी है।
जी जो वातावरण में ठंडी गर्मी बरसात आती है, जी तो यदि मान लीजिए कि किसी साल गर्मी नहीं पड़े तो जी शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं। किसी हम्म, साल यदि मान लीजिए ठंड नहीं हो तो भी अस्वस्थ हो जाते हैं। जैसे जो लोग एयर कंडीशन में रहते हैं वो लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, जी हाँ। क्योंकि जो जो वातावरण जो अपनी भूमिका निर्वाह करता है ना, हम्म, वातावरण एक भूमिका का निर्वाह करता है। जैसे आप देखेंगे कि बरसात के दिनों में, बरसात जब रहती है ना, जी तो आदमी को यूरिन ज्यादा आती है, अपने आप आती जी है ना, ज्यादा हाँ आती है। इसका मतलब है कि वातावरण के साथ शरीर का एक कोएग्जिस्टेंस है। जी जैसे गर्मी जब होती है तो आदमी को प्यास ज्यादा लगती है, जी खूब पानी पीता रहता है हम्म, ना, लेकिन यूरिन कम आती है, जी क्योंकि वो जो पानी होता है वो दूसरी विधि से इवापोरेट होता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं पसीने के रूप में निकलता है, या जी शरीर से नमी के रूप में शरीर की प्राण कोशिकाओं से निकल जाता है। जी तो इससे पता लगता है कि मौसम के साथ शरीर का एक सह अस्तित्व है। जी और ये जो मौसम का क्रिया है, यानी वातावरण का जो क्रिया है और शरीर के अंदर का क्रिया है, ये सह अस्तित्व में व्यवस्था को, यानी शरीर के सिस्टम को बनाए रखने में सहायक होता है। जी इसीलिए तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो विखंडन विधि है ना, जैसे हम लोग परमाणु में विखंडन कर रहे हैं, हाँ उस विखंडन का प्रभाव वातावरण में बना रहेगा। हम्म, तो यदि वो वातावरण में बना रहेगा तो शरीर के अंदर विखंडन को पैदा करेगा, जिसको हम लोग कैंसर कह रहे हैं ना, कैंसर जी भी उसी तरीके का है। जी तो आप देखेंगे कि रेडिएशन से कैंसर होता है आदमी के अंदर, हम्म, क्योंकि रेडिएशन विखंडन विधि है ना। जी तो इस तरीके से हम कोई भी विखंडन विधि को अपनाते हैं वो अल्टीमेटली हमारे लिए डिसऑर्डर क्रिएट करती है। इसी के आधार पे बाबा जी कह रहे हैं कि पानी बनना एक संगठन की क्रिया है, हम्म, और हम लोग अभी जो एटॉमिक परीक्षण कर रहे हैं ये विखंडन का क्रिया है। जी और यदि ये विखंडन का चेन रिएक्शन हो गया तो हो सकता है कि पानी पूरा का पूरा जो है वो वापस ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बदल जाए, ये चेन रिएक्शन यदि चल पड़ा तो ठीक ये भी बात है। घटना हो सकती है। इसका बाबा जी ने संकेत दिया है। जल तो की इससे जगह पता लग हाँ, विरल पदार्थ ज्यादा हो जाएगा। पूरा विरल हो जाएगा अगर चेन जी रिएक्शन हो गया तो। जी भाई वही चेन रिएक्शन जो गठन के अर्थ में जो क्रिया हुआ, जिससे पानी का गठन हुआ, जिसमें ब्रह्मांडी किरणों का योगदान है। हम्म, मान लीजिए कि आदमी की गलती बस ये घटना उल्टा हो गया, जी अभी जो गठन के अर्थ में हुआ उसकी जगह विखंडन के अर्थ में हो गया, और ये चेन रिएक्शन बन गया, उससे क्या होगा, पूरा पानी धरती में से चला जाएगा। जी तो अगर पूरा पानी धरती से चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मानव शरीर खत्म, जीव शरीर खत्म, सही प्राण बात। कोशिकाएं खत्म, वनस्पति खत्म, सब खत्म है ना, धूल बन जाएगी, डस्ट हो जाएगी। हाँ पानी के कारण से ही जो है प्राण कोशिकाएं है ना, जैसे पानी उसका सैटर्न पे है ना, सॉलिड मैटर नहीं है, हाँ लिक्विड्स की लेयर है ना। और हाँ, लेयर पे तो ऐसी कोई घटना हो सकती है। जी तो जबकि अस्तित्व से अस्तित्व का अध्ययन करने में ये पता लगता है कि उसमें सारी क्रियाएं, चाहे हवा का दौड़ना हो, चाहे मौसम का ठंडा गर्म और बरसात का होना हो, है ना, जी और धरती में भी जो ऊष्मा का प्रवाह है, पानी में भी जो ऊष्मा का, ठंडी और गर्म ऊष्माओं का जो प्रवाह है वो निरंतर बना रहता है। जैसे हमारे नस नाड़ियों में जो है ऊष्माएं जी दौड़ती रहती है ना, जी तो हम लोग आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं जी कि यदि किसी जगह पे ऊष्मा कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए पैर ठंडे होने लगते हैं ना, जी एक बीमारी होती है जिसमें घुटने से नीचे के जो पैर होते हैं वो ठंडे होने लगते हैं, जी तो वो उसको मानते हैं कि ये रोग का लक्षण है, जी मतलब हाँ ये रोग आ गया है, क्योंकि वहां ऊष्मा नहीं पहुंच रही। जी तो आयुर्वेद में कुछ औषधियों के माध्यम से फिर वापस उधर ऊष्मा को स्थापित करते हैं, जी है ना। तो इससे पता लगता है कि जो औषधियां हैं वो भी व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में, औषधियों में गुण होता है ना, उन उन गुणों को अपने में समाये रहती हैं औषधियां, और जो शरीर के साथ वो क्रिया करके वो व्यवस्था बनाने में सहयोगी हो जाती है, इसीलिए उनको औषधि बोल रहे हैं अपन, है ना। जी तो इस तरीके से हम सह अस्तित्व के क्रियाकलाप को समझ सकते हैं। यहाँ जो बाबा जी ने उदाहरण दिया है वो ताप के संतुलन के संदर्भ में दिया जी है ना।
तो धरती में जो ताप होता हम्म, है ना, तो वो ताप को कैसे संतुलन करती, क्योंकि ताप हमको सूर्य से भी आ रहा जी है ना, सूर्य से ताप आ रहा है, वातावरण में ताप आ रहा है। तो उस ताप को पचाने का एक मैकेनिज्म है। उस ताप का जो ताप अपने को सामान्य करने के अर्थ में, यानी इस धरती के वातावरण के साथ सामान्य होने के अर्थ में दौड़ता है। हम्म, वायु भी इसी अर्थ में दौड़ती है, पानी भी इसी अर्थ में दौड़ता है ना। हम्म, तो पानी की गति को हम देखेंगे तो पानी जैसे पानी की गति को समझेंगे तो पता लगता है कि पानी मट्टी में नमी करके मट्टी को ठंडा करती जी है ना, जी प्राण कोशाओं के सानिध्य में आके उसमें अंकुरण की क्रिया को जन्म दे देती जी है ना। हम्म, तो उसी से वनस्पति संसार, जीव जीव जानवरों को और मानव के शरीर को, है ना, उसको भी शीतलता प्रदान करती है, यानी उसका प्यास बुझाने का काम करती है ना। हम्म, तो पानी में एक गति है, पानी जी का एक आचरण है, पानी की एक भूमिका है, और ये भूमिका हमको सह अस्तित्व में स्पष्ट होती है। तो इससे हम लोग ऐसे ही मानते हैं कि रोग का संबंध केवल मानव के शरीर के अंदर के पानी से, जबकि उसका संबंध जो है वातावरण के पानी से। यदि वातावरण का पानी प्रदूषित होता है, शरीर का रोगी होना निश्चित है, चाहे भले हम कितना भी फिल्टर पानी पी लें, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो यदि ऋतु का संतुलन होता है तो हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर असर आएगा। तो हम ऋतुओं को किसी भी यांत्रिक विधि से नियंत्रण में नहीं रख सकते, है ना। और इसीलिए हम देखेंगे कि जो भी ये जो एयर कंडीशन हम लोग बनाते हैं, जी तो वो शरीर के अनुकूल तो लगता है हमको, उस समय गर्मी में अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है ना। जैसे हम फिल्टर पानी पीते हैं, तो फिल्टर पानी हमको टेस्ट में अच्छा लगता है और उसमें से कुछ मिनरल और ये सब चीजें निकल जाती हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि वो इम्यूनिटी को कम करता है। ये तो अभी हम लोग रिसर्च करके भी पहचान चुके हैं, जी है ना। तो क्या होता है कि जैसे अगर हम बरसात में गीले होते हैं जी और हम ठंड को शरीर में झेलते हैं और एक गर्मी को झेलते हैं, तो उससे शरीर का जो मैकेनिज्म है वो मजबूत होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होता है, जो जिसको अपन सुरक्षा का जो कवच सिस्टम है शरीर, हाँ, शरीर के अंदर एक सुरक्षा का अपना सिस्टम है सही ना। बात तो है। वो सुरक्षा का जो सिस्टम है वो मजबूत होता है, उसी को तो इम्यून सिस्टम बोल रहे हैं। इम्यून हाँ मतलब बिल्कुल, वही। वो आप ठीक कह रहे हैं कि वो जब बाहरी वातावरण की जो स्थितियां हैं, जब उनका प्रभाव हाँ शरीर पे पड़ता है, उसके आधार पे हार्मोनल पूरा एक सिस्टम है, जो फिर हार्मोन्स उसी आधार पे सिक्रेशन होता है। हाँ, उसी के आधार पे सीक्रेशंस होते हैं, हाँ यानी बरसात में कुछ सीक्रेशन बढ़ जाते हैं, ठंड में हाँ कुछ और बढ़ उससे जाते हैं, हाँ, गर्मी वो में बैलेंसिंग और अलग प्रकार उसके के। हिसाब से वो शरीर की प्रक्रिया मजबूत होती रहती है, हाँ, क्योंकि वो मजबूत प्रोसेस होती चलती रहती। है। हाँ इसलिए बच्चों को बरसात में नहाने देना चाहिए, बरसात में नहाएंगे, ठंडी में घूमने देना चाहिए। हाँ गर्मी का भी उनको लेना चाहिए कि थोड़ा सा गर्मी को झेलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पहले हम सोचते थे कि गर्मी में आदमी कैसे रहेगा, ऐसा हम हम्म सोचते थे। हम्म मेरे मन में भी ऐसा कल्पना नहीं था, लेकिन सरदार शहर में ये भ्रम टूटा जी कि जब टेम्परेचर 48, 49, 50 हो जाता है, हाँ तब भी लोग बसों की छत पे बैठ के यात्रा करते हैं। जी बसों की छत पे, मतलब जब वातावरण में 50 डिग्री टेम्परेचर है, हम्म मतलब आप सोचिए आग कैसी लगती होगी स्किन हाँ पे, नहीं बिल्कुल है ठीक ना। बात है। 40 के बाद ही लेकिन हालत खराब हो जाती है। हालत खराब हो जाती है, लेकिन उनको हम्म नहीं लगती। हम्म जैसे मैं सरदार शहर में था, मुझे गर्मी लगना बंद हो गई थी, है जी ना। गर्मी, हम लोग एसी में भी रहते थे लेकिन गर्मी में भी रहते थे। हम्म और जब हम वहां से निकल के आए, है ना, अहमदाबाद आए, तो हमको गर्मी अखरने लगी। जी सरदार शहर में अहमदाबाद से 4 डिग्री ज्यादा होता था, फिर भी गर्मी अखरती नहीं। हम्म तो क्योंकि वहां रहते रहते शरीर जो है उस गर्मी के साथ जो है सेट हो गया। और जिन जो लोग एसी में नहीं रहते हैं, केवल वातावरण, उसी टेम्परेचर के वातावरण में रहते हैं, तो उनको वो गर्मी जो है सहन करने का ताकत रहता है, तो वो गर्मी उनको पीड़ित नहीं करती। हम्म एसी एसी में रहने वाले को पीड़ित कर देती। हम्म
एसी में रहने वाला आदमी यदि उस गर्मी में एक दिन भी निकल जाए तो उसका बीमार पड़ना निश्चित है ना। ऐसे ही जो लोग हीटर का प्रयोग करते हैं, अभी हम लोग कारों में हीटर नहीं चलाते ना, क्योंकि जी अभी रिसर्च में ये सामने आ गया है कि हीटर का उपयोग करने से जो है बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जी तो इसलिए कितना भी ठंडी हो, थोड़ी देर 5-10 मिनट हीटर चला के अपना कर लो, इसके बाद फिर हीटर बंद कर देते हैं कार, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज करता है और भी बहुत सारे ड्राइनेस काफी बढ़ा देता है ना। ड्राइनेस भी बढ़ा देता है ना। एक बात बता दूं। तो इसलिए वातावरण के साथ रहना है ना, वातावरण की जो व्यवस्था है उसकी अनुकूलता के साथ जीना है ना, इसी में स्वस्थ शरीर होता है और यही स्वस्थ शरीर का प्रमाण भी होता है। हम लोग जिसको उन्नत बीज बोलते हैं ना, जैसे उन्नत बीज का भी हम पहचान कैसे करते हैं कि वो उन्नत है या अस्वस्थ है। जी तो पता लगता है वो अस्वस्थ है। अस्वस्थ इसलिए है क्योंकि वो वापस उसी 1-2 जनरेशन के बाद वो वापस उसी व्यवस्था में चला जाता है। जी जैसे मान लो टमाटर का उन्नत बीज है, तो 2-3 जनरेशन के बाद जो है वो वापस अपने मूल टमाटर के उसमें चला। इसका मतलब है कि जो बीज वातावरण की अनुकूलता के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखता है वही स्वस्थ है, वही स्वस्थ है। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे जैसे मानव जो है अपने ठंडी गर्मी और बरसात में भी यदि स्वस्थ बना रहता है ना, यानी ठंडी को झेल के, गर्मी को झेल के, बरसात को झेल के, झेलना तो होता ही नहीं है क्योंकि एक बार उसके अनुकूल हो जाते हैं ना। जैसे जो लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं जी या जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पानी गिरता ही रहता है, जी तो उनको पानी से बीमारी नहीं होती। कोई दूसरा आदमी चला जाता है, वो छींकने लगता है, उसको पानी से छींकाने लगती है ना। तो जो जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के अनुकूल जो है शरीर हो जाता है। जी इसी को कह रहे हैं कि वातावरण के सहअस्तित्व में शरीर का क्रिया है। हम लोग केवल इलाज शरीर का करते हैं, वातावरण को छोड़ देते हैं। जी बाबा जी कह रहे हैं कि इससे भी ये जो है इसको समझे बिना आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे हैं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि विखंडन विधि कहीं भी होगी उसका असर शरीर के ऊपर आएगा, क्योंकि अस्तित्व से अस्तित्व है ना। जैसे मान लो ओजोन लेयर डैमेज होगी तो ओजोन लेयर तो हमारे वातावरण में कोई 100-200 किलोमीटर दूरी पे है जी लेकिन वो वहां डैमेज होती है और यहाँ धरती पे स्किन कैंसर बढ़ जाता है। जी स्किन का कैंसर बढ़ जाता है या और भी कई प्रकार की डिसीजेज आती हैं उसके कारण से। जी वो स्किन कैंसर के बारे में, अल्फा स्किन कैंसर का तो मूल कारण यही है कि जो ओजोन लेयर डैमेज यानी सुरक्षा कवच जो है डैमेज हो गया है। तो इसलिए सह अस्तित्व के अर्थ में शरीर के क्रियाकलाप को और जीवन के क्रियाकलाप भी इसमें जुड़ा हुआ है इसी के, है ना। जीवन का क्रियाकलाप भी यदि सह अस्तित्व के अर्थ में जीवन को नहीं समझते हैं तो ये जो समस्याएं पैदा होती हैं सारी जिसकी हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है ना दीदी। मैं नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया गंगवार जी, रखा। हाँ बहुत ठीक भैया आपने किया। हाँ गंगवार जी कहाँ गए हैं कि नहीं? हाँ बताइए भैया। ठीक समझा रहा हूँ, कुछ गलती तो नहीं है? बिल्कुल बहुत बढ़िया समझाया आपने। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ खाली कि बोलिए। आप तो हमसे बड़े, आप तो बड़े वैज्ञानिक हैं भाई, DRDO के साइंटिस्ट है। अब एक बात जोड़ना चाह रहे थे। एक बाबा जी ने एक बात कि हर इकाई तो सहत व्यवस्था है। हाँ। तो सहत व्यवस्था का मतलब उसके अंदर कोई, जैसे हम लोग लेह लद्दाख जाते थे तो हम लोग यहाँ जा रहते थे 40 डिग्री 42 डिग्री 45 डिग्री में ग्वालियर में, और जब गर्मियों में वहां जाते थे तो -30 होता था। तो शरीर में ये एक व्यवस्था है जो तापक्रम को और ठंडे को, गर्मी को, दोनों को पचा जाता है और व्यवस्थित रहता है। और चूंकि हमारा शरीर भी किसी अणु परमाणु से ही बना है, ये उसी के रचनाएं हैं ये सब, तो ये धरती की उसी अणु परमाणु की रचना है। तो क्रिया तो ताप लेने की, ताप देने की सेम क्रिया है वहां भी। जी जी।
इसलिए दोनों में संतुलन रहता है, शरीर में वही भी देखते हैं ना वो लोग, हाँ। बर्फ के पानी में भी जो है पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, अब गोता आप लगाते हैं, तैरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो उनको ठंड भी नहीं लगता है। मैं हम खुद लोग जो है इसलिए कल्पना करके जो है परेशान हो जाते हैं। तो शरीर की व्यवस्था जो तो सहित व्यवस्था है, ये बड़ा बाबा जी ने एक हमें रामबाण दे दिया है कि तो सहित व्यवस्था को देखते रहो। तो बहुत सहित बढ़िया। व्यवस्था ऐसी है कि ये सब जगह लागू हो जाती है, परमाणु से लेके और पूरे ब्रह्मांड तक। तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो संतुलित है उसके आधार पे। ब्रह्मांड एक है जी तो वो भी संतुलन में जी बने रहेगा, धरती एक ब्रह्मांड का हिस्सा है वो भी संतुलन में है, और हमारा शरीर है वो भी एक संतुलन में है, शरीर का जो एक सेल है वो भी संतुलन में है, जी जी। सब संतुलन में है। इतनी बात बताने निश्चित की आचरण संतुलन का प्रमाण है। बस 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 हो गया, वो तो संतुलन निश्चित मानव का निश्चित आचरण नहीं है, इसीलिए मानव के असंतुलन का प्रमाण है ना। उसी का कमाल दिख रहा है पूरी दुनिया में, कोरोना। ठीक है, तो असंतुलित एक आदमी एक दो दो तीन पेज और पढ़ दीजिए। अच्छा पढ़ देते हैं उसका। हाँ पढ़ दीजिए। हर देश काल में परीक्षण किया जा सकता है, स्वीकारा जा सकता है। वर्षा काल में धरती के सतहगत ऊष्मा और वातावरणिक ऊष्मा संतुलन स्थापित करने और सुरक्षित कर रखने का क्रियाकलाप फल स्वरूप संपूर्ण फल वृक्ष पौधे, देखिए सब लिख दिया पूरा, फलवती होने का कार्य दिखाई पड़ता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि धरती की ऊपरी सतह में संतुलन विधि वर्षाकालीन, शीतकालीन, उष्णकालीन अन्य वनस्पतियों को पहचाना जाता है। इसे संतुलित बनाए रखना, इसके लिए मनुष्य स्वस्फूर्त पूरक होना ही नैसर्गिक संतुलन का तात्पर्य है। ये सब अर्थात मानव संबंध, नैसर्गिक संबंध, ब्रह्मांडीय संबंध निरंतर वर्तमान है ही। इनके प्रति जागृत होना ही संबंधों को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करने का तात्पर्य है। मूल्यांकन विधि से वो तृप्ति का इनके प्रति जागृत होना ही हाँ संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करने का तात्पर्य है। बिल्कुल, जागृत होने का मानव मतलब संबंध, नैसर्गिक संबंध और ब्रह्मांडीय संबंध है ना। तीनों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर लिखा बाबा जी ने। आगे। मिलेगा नहीं जी जी। ऐसा लिखा हुआ आपको। मूल्यांकन विधि से हाँ वो तृप्ति का प्रमाण होता है। जी जी मूल्यांकन विधि से वह तृप्ति का प्रमाण होता है। जी। बढ़िया। जैसे स्वयं पर विश्वास संपन्न हर मनुष्य के परस्परता में होने वाली पोषण और पोषित होने की क्रिया है, संरक्षित करने की क्रिया है, शिक्षित होने और शिक्षा प्रदान करने की क्रिया है, समाधान पूर्ण कार्य कराने और करने के लिए मत देने की क्रिया है, ज्ञान प्रदान करने और न्याय पाने की क्रिया है, संस्कार ग्रहण करने कराने की क्रिया है, अस्तित्व सहज संपूर्ण को निर्देशित होने की क्रिया है, अस्तित्व सहज अस्तित्व को स्वीकार करने योग्य संस्कारों को स्थापित करने और स्वीकार करने की क्रिया है, अस्तित्व में विकास को बोध कराने बोध संपन्न होने की क्रिया है। इसी प्रकार जीवन और जागृति को बोध कराने बोध करने की क्रिया व्यवस्था में जीने और स्वीकृति रूपी संस्कार प्रदान और स्वीकार क्रिया है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी की आवश्यकता को बोध कराने बोध होने की क्रिया है। समाधान समृद्धि अवय सहअस्तित्व पूर्ण जीने की कला में दृढ़ता को स्थापित करने और दृढ़ता से संपन्न होने की क्रियाकलापों में मूल्यांकन सहज तृप्ति को पाया जाता है। यही कोण आयाम परिप्रेक्ष्यों में विधिवत तृप्त पाने का स्रोत है। स्रोत है, यह समीचीन है, यह एक आवश्यकता भी है। इन्हीं तृप्तियों को पाने के क्रम में मूल्यों का निर्वाह करना सहज है। इस प्रकार व्यवहार में सामाजिक होने का संपूर्ण अहर्ता स्वास्थ्य मानव में शिक्षा संस्कार पूर्वक समाहित होता है और प्रमाणित होता है। व्यवसाय में स्वावलंबन एक आवश्यक की क्रिया है। मानव में से के लिए आवश्यकताएं दो रूप में पाया जाता है, सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा से संबंधित वस्तु और उपकरण। सामान्य आकांक्षा से वांछित वस्तुएं आहार आवास अलंकार कार्यों में उपयोगी होना पाया जाता है। शरीर पुष्टि और संरक्षण के रूप में आहार को, संरक्षण के अर्थ में आवास को, अलंकार को उपयोगी होना पाया जाता है। महत्वाकांक्षी संबंधी वस्तुएं ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के गति सीमा से अधिक गति के लिए दूरश्रवण दूरगमन दूरदर्शन दूरगमन का
प्रयोजन देखने को मिलता है। इससे पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। थोड़ा सा गति थोड़ा सा स्लो रखी। चलो रखें सर। हम लोग रिवीजन में गति फास्ट रखते हैं पढ़ने की, पढ़ते समय थोड़ा स्लो रखते हैं। जी जी। हमारा जी। क्या गति थोड़ी ज्यादा है ना, साइंस का आदमी हाँ। गति बताएगा। जी जी। उल्लेखनीय तथ्य यही है कि सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं से ही समृद्धि का प्रकाशन हो पाता है। महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं समय समय पर उपयोगी होते हुए समृद्धि का आधार नहीं बन पाता है। गति और जी। शीघ्रता के आधार पर इसका मूल्यांकन हो पाता है। अतएव इन यंत्रों के न्यूनतम प्रयोग से ही अथवा आवश्यकता विधि से इनका प्रयोग करना ही इसके वैभव का प्रमाण है। इन वस्तुओं का राक्षसी पाशवी विधि से कितना भी उपयोग करे, वह एक व्यसन के रूप में दिखाई पड़ेगा, न कि समृद्धि के रूप में। इसको इस धरती के संपूर्ण मानव देख चुके हैं, कोई बचा होगा वह देख नहीं सकता है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तु उपकरण समृद्धि का द्योतक है और इसकी संभावना भी समीचीन है। बहुत दूसरा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का अंबार लगाने के उपरांत भी समृद्धि का अर्थ पूरा नहीं होता है। एक दिन हम बात कर रहे थे किसी से, मैंने कहा ये जो अंबार की बात बाबा जी ने लिखी ना, तो इसको हम किसी से कह रहे थे कि यार कल्पना करो कि हम 100 कारें खरीद लाएं, तो क्या करेंगे? हाँ। इनका अंबार लगाने के क्रम में ही धरती का पेट फाड़ने की गति त्वरित हुई है। सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं को पाने के लिए धरती को तंग करने की आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुएं धरती के ऊपरी सतह से ही प्राप्त हो जाता है। आहार के लिए कृषि, अलंकार के लिए भी कृषि और अन्न उपज पर्याप्त होता है। आवास के लिए भी धरती की ऊपरी सतह में मिलने वाले द्रव्यों से सुखद आवास स्थली को पाया जा सकता है। मानसिकता जागृत और भ्रमित का द्योतक है। मनुष्य ही जागृत और भ्रमित मानसिकता के आधार पर कार्य व्यवहारों को निश्चय करता है। भ्रमित मानसिकता विधि से भय, प्रलोभन, स्वर्ग आकांक्षा और उपभोक्ता विधि ही मानव के पल्ले पड़ता है और पड़ा ही है। आवश्यकताएं, समाधान, समृद्धि अभय सहस्तित्व विधि से जीने की कला है। ये कितना विरोधी है अब हर मनुष्य समझ सकता है। अतः सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं के विपुलीकरण के आधार पर हर परिवार समृद्ध होने, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था क्रम में सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होने, वर्तमान विश्वास पूर्वक किए जाने वाली संपूर्ण कार्य व्यवहार से मानव अभयशील और पूर्ण होने तथा परम जागृत पूर्णता और उसकी निरंतरता पूर्वक सहअस्तित्व में नित्य तृप्त होने का कार्यक्रम ही मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम है। अतः मानवीयतापूर्ण शिक्षा कार्यक्रम, मानवीय संस्कार समुच्चय कार्यक्रम, मानवीयतापूर्ण आचरण रूपी संविधान कार्यक्रम, मानवीयता सहित स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य संयम कार्यक्रम, परिवार मूलक स्वराज कार्यक्रम का अध्ययन, अवधारणा और आचरण व्यवहार की मानवीयतापूर्ण मानव परंपरा का कार्य है। बस भैया, बहुत बढ़िया, बस यहीं पे रुकते हैं। आप बहुत जबरदस्त लिखा बाबा जी ने, तो बार बार पढ़ने। हाँ। ये वाला पैराग्राफ एक बार थोड़ा बताइए, क्या था अभी जो आपने पढ़ा? एक तो इसमें यही कहा कि सामान्य आकांक्षा की वस्तुओं से ही समृद्धि आती है, महत्वाकांक्षा की वस्तुओं से समृद्धि नहीं आती है ना? नहीं आती। और इसके बाद क्या बोला, थोड़ा बताइए आप। हाँ, सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं को धरती को तंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, धरती के ऊपरी सतह पे ही हमारी सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं मिल जाएंगी। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान से संबंधित, आहार, आवास, सब कुछ आवास स्थली भी उसी में बन जाएगी। हम लोग धरती का पेट, बिल्कुल धरती का पेट फाड़ने की जरूरत है। धरती को खोदने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही मिल जाएगी। अब बोले इसमें मानसिकता का होना एक इम्पोर्टेंट बात बताइए। भ्रमित मानसिकता में भय, प्रलोभन, स्वर्ग आकांक्षा और उपभोक्ता विधि है।
जी जी तो ये स्वर्ग की आकांक्षा ये धर्म से जुड़ी हुई है, उपभोक्ता वृत्ति विज्ञान से जुड़ी हुई है। जी जी पढ़ा ये और इसका मानव के पल्ले पड़ता ही है, भ्रमित रहेगा तो यही सब करेगा। और जी ये जी कितना विरोधी है बोले, इसको आप सब लोग जान सकते हैं। जैसे आप एसी की बात कर रहे थे कि कितना विरोधी है, ये आपने थोड़ा थोड़ा बता दिया लोगों को, है। जी जी तो ये भी जो वही है, शरीर के तापक्रम को अपने बनाए रखने के लिए तो शरीर को काम ही नहीं करना पड़ेगा कुछ। हम्म तो अतएव सामान्य आकांक्षा समष्टि के विपुलीकरण के आधार पर बोले, जो सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं आहार आवास की है, इनका विपुलीकरण से कोई दिक्कत नहीं है। अभी सरकार के पास जी ये ज्यादा वस्तुएं होती हैं तो सरकार खुश हो जाती है, जब तक 2-3 साल तक चलता रहेगा। तो कह रहे इससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था क्रम में सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होने और वर्तमान विश्वासपूर्वक किए जाने वाले संपूर्ण कार्य व्यवहार में मानव अभयशील हो जाता, भय से मुक्त हो जाता है और पूर्ण होने और परम जागृति पूर्णता और उसकी निरंतरता पूर्वक अस्तित्व में नित्य तृप्त रहने के कार्यक्रम ही मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम है। इससे तृप्त रहता है आदमी कि भाई उत्पादन ठीक ठाक हो गया, बढ़िया हो गया, सब बढ़िया हो गया। जैसे गांव का आदमी अभी कहता ही है, जैसे बरसात ज्यादा हो गई है, जहाँ चीजें खराब हुई, साधन भैया से बात हुई, बोले हमारी फसल भी खराब हो गई। ये रहता ही है। ठीक भैया, ठीक है ठीक ठीक बढ़िया। है फिर। और कोई मुद्दा हो बात करने का तो ठीक है, नहीं तो नमस्ते, फिर कल मिलते हैं। हाँ ठीक भैया, खूब बढ़िया, नमस्ते। चल ठीक है, कल मिलते हैं ना। हाँ ठीक भैया, नमस्ते। हरिहर। बढ़िया। हरिहर सर, नमस्ते।